टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो क्लास 6 की जो एसएसटी की बुक है आरबीएससी की, उसका 21 यानी कि 21वां लेसन हम कवर करेंगे। और जो आपका लेसन का नाम है प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था। हम बात करेंगे जो हमारा प्राचीन भारत था उसमें जो इकोनॉमिक सिस्टम था यानी कि अर्थव्यवस्था थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो भारत देश किस देश से व्यापार करता था, और व्यापारिक दृष्टि से ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने अपने भारत के संबंध में अपने कोटेशन दिए थे। साथ ही हम उद्योग के बारे में, व्यापार के बारे में, और जो व्यापार तथा विदेशी व्यापार और स्वदेशी व्यापार उसकी हम बात करेंगे। साथ ही हम यूँ करें ये बात करेंगे कि जो प्राचीन भारत में जो जो व्यापारिक जो मार्ग थे, व्यापारिक जो पथ थे, जिसे हम उत्तरापथ और दक्षिणापथ के बारे में बहुत ही डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का हमारा जो लेसन है प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, और ये 21वां लेसन है दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि एक विदेशी विद्वान है डॉक्टर वॉयलेकर है। वॉयलेकर ने एक कोटेशन दिया था 1889 के अंदर। वो हमारे भारत के व्यापार से रिलेटेड कुछ बात बताते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो वॉयलेकर ने क्या बात कही कि इंग्लैंड में सामान्य रूप से प्रचलित धारणा, जिसे भारत में अक्सर व्यक्त किया जाता है कि भारतीय कृषि पुराने ढंग की व पिछड़ी है, पूरी तरह से गलत है। भारतीय किसान औसत अंग्रेजी किसान की तरह अच्छा है और कुछ मायने में तो उनसे भी श्रेष्ठ है। यानी कि कहते हैं कि वाइलेकर कहते हैं कि भारत में जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके की एग्रीकल्चर है, लेकिन फिर भी जो इंग्लैंड में प्रचलित जो कृषि है, इंग्लैंड में जो कृषि की जाती है उससे कुछ बेहतर है, कुछ अच्छी है, कुछ सर्वश्रेष्ठ है। तो ये बात बताते हैं कौन? डॉक्टर वाइलेकर 1889 में ये कोटेशन देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिएगा, अब बात करते हैं आगे। देखिएगा, देखो, चीनी, नमक, चाय, अफीम, कपास, मसाले, नील, रेशम आदि का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता था एवं विदेशों में इसकी मांग रहती थी। तो आपको पता है कि दोस्तों, जो भारत के अंदर जो मसालों की जो खेती है बहुत ही बढ़िया तरीके से होती थी, और बहुत ज़्यादा इनका प्रोड्यूस किया जाता था। और प्रोड्यूस होने के साथ दोस्तों, इन सभी जो मटेरियल है, यानी हम कह सकते हैं जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, उसको भारत के बाहर के जो कंट्री हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिमांड थी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में चीनी, नमक, चाय, अफीम, कपास, मसाले, नील, रेशम आदि का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, और इनका विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उनकी मांग थी। तो ऐसे उनको व्यापार किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका चीनी, नमक, चाय, अफीम, कपास, मसाले, नील, रेशम आदि का उत्पादन बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में होता था, और विदेशों में दोस्तों इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मांग थी। तो हम यूँ कह सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो डॉक्टर वाइलेकर है, उन्होंने 1889 के अंदर एक बात कही कि भारतीय किसान कुछ मामले में एक औसत अंग्रेज किसान से कितने हैं? बेहतर है, अच्छे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। डॉक्टर वाइलेकर ने अपने इंडियन जो फार्मर है उनके बारे में ये कोटेशन देते हैं। यहाँ देखिएगा, यह कपास व गन्ने की खेती की पर्याप्त मात्रा में की जाती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर जो एक तो कपास और एक गन्ने की खेती बहुत ही ज़्यादा की जाती थी दोस्तों। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कहीं भी, यानी कि आप जैसे आप देख लीजिएगा, गुप्त काल के अंदर आपने पढ़ा होगा कि गुप्त काल से लेकर आज तक, आज तो है ये नहीं है कि गुप्त काल और मौर्य काल में हमारा जो व्यापार था, है ना, तो वो अनुकूल दिशा में था। ठीक है, यानी कि व्यापार बहुत ही बढ़िया तरीके से होता था, क्योंकि भारत के अंदर मसालों की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, जिसमें आपको पता है कि मसाले और नील और रेशम तो बड़ी फेमस थी दोस्तों, और इनकी मांग बहुत ज़्यादा थी। और उस टाइम की मैं आपको बात बता दूं कि कपास और गन्ने की खेती बहुत ही ज़्यादा होती थी। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, आपको ये बातें समझ में आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो
ये 21 व 6 क्लास का ये लेसन है। प्राचीन भारत में जो अर्थव्यवस्था है, इसको मैं पढ़ाने के बाद में दोस्तों इसी क्लास 6 की जो आरबीएसई में एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी स्टडी में करवाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स आप जुड़े रहेगा और टिक स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमारी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। भारत के अंदर जो उद्योग है उनकी बात हम कर लेते हैं। देखिएगा 1750 यानी कि 1750 ईस्वी के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अग्रणी रहा है। यानी कि कपड़े का प्रोड्यूस यानी कि कपड़े का जो उत्पादन होता प्रोडक्शन होता था वो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा होता था। ये 1750 ईस्वी की बात है। यानी कि 1750 ईस्वी में भारत में पूरी दुनिया की अगर मैं बात बता दूं तो कपड़े का उत्पादन तो हमारा भारत करता था, बहुत ही ज़्यादा कपड़े का उत्पादन करता था। अब देखिए इसमें देखिए कपड़े में देखिएगा जो बंगाल है, बंगाल में सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र था। यानी कि बंगाल के अंदर सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्रों के उद्योग थे दोस्तों और बड़े फेमस थे। और लोहा उद्योग 19वीं शताब्दी में काफ़ी विकसित हुआ था। और 19वीं शताब्दी तक आते आते दोस्तों हमारे भारत के अंदर जो लोहे का जो उत्पादन है, यानी कि लोहे से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज उद्योग हैं वो काफ़ी विकसित हो चुके थे दोस्तों, है ना। तो ये याद रखिएगा। अब देखिएगा एक विद्वान है विल्सन ने भी लोहे के बारे में, हमारे भारत में जो लोहे का उत्पादन होता था उसके बारे में कुछ कोटेशन देते हैं। तो उनका मैं आपको बता दूं ये क्या कोटेशन देते हैं। ये बताते हैं कि भारतीयों को अनादिकाल से लोहे के गलाने की कला का ज्ञान रहा है। यानी अनादिकाल लंबे समय तक भारत के लोगों को लोहे को गलाने की कला का बिल्कुल उनको ज्ञान था। यानी कि उनको बिल्कुल ज्ञान था कि लोहे को किस प्रकार गलाया जाता है और किस प्रकार उसको प्रोड्यूस किया जाता है और किस प्रकार उसको यूज में लिया जाता है। तो ऐसा कहने वाला कौन था? विल्सन था दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों दो ऐसे व्यक्ति थे, यानी कि डॉक्टर वोइलेकर ने 1889 में कहा था कि जो भारतीय जो किसान हैं कुछ मायने में एक औसत अंग्रेजी किसान से बिल्कुल बेहतर है, अच्छे हैं। और ऐसे ही विल्सन कहते हैं कि भारतीयों की अनादिकाल से लोहे को गलाने की कला का उनको बिल्कुल ज्ञान रहा है। ठीक है, तो ये बात रखे दोनों जो राइटर उनके बारे में आप याद रखिएगा। देखिएगा जो लोहे का मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि लोहे का एग्जांपल आपको पता है दोस्तों, आपने दिल्ली के अंदर जो मेहरौली का लोहा स्तंभ लेख देखा होगा। और आपको पता है गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ये दिल्ली का लोह स्तंभ है जिसको हम दिल्ली की किले के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों गुप्त काल से लेकर आज वर्तमान में भी दोस्तों वो स्तंभ लेख अभी भी दिल्ली के अंदर मेहरौली के अंदर है। तो दोस्तों उस मेहरौली के स्तंभ लेख की मैं बात बता दूं कि उस गुप्त काल से भी हमने रसायनों का प्रयोग किया होगा। हम यूँ कह सकते हैं कि एक पात्र ये हमारे भारतों का एक बड़ा एग्जाम्पल है। और दिल्ली के अंदर जो मेहरौली के अंदर जो लोह स्तंभ लेख है ना, लोह स्तंभ है, वो आज तक उसके जंग नहीं लगे दोस्तों। यानी कि धूप में, बारिश के में, सर्दी, गर्मी, बारिश, इन तीनों ही सभी मात्राओं में दोस्तों वो अभी बिल्कुल खड़ा है और वहीं का वैसे का वैसा है जैसे गुप्त काल में, यानी कि गुप्त काल के से रिलेटेड है। और उस वक्त ऐसा था और आज भी वैसा ही है। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो दिल्ली के अंदर लोहा स्तंभ लेख है वो भी इस लोहे का एक बड़ा एग्जाम्पल है। इसीलिए विल्सन कहता है कि भारतीयों को अनादिकाल से लोहे की गलाने की कला का उनको बिल्कुल ज्ञान था। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा दिल्ली यानी कि मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लोहा स्तंभ जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया और इतने वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है। तो ये बड़ा ही एग्जाम्पल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपको पता है जो इसवाल आपको पता है उदयपुर में है। उदयपुर में जो मौर्यकालीन लोहे प्रगलन भट्टियों के अवशेष मिले, यानी कि उदयपुर के अंदर जो ईसवाल नामक स्थान है वहाँ पर लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की है कि भारत के अंदर जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कब से पनपा है और उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो उदाहरण क्या है। और विदेशी विद्वान विल्सन है ना जो लोहे के बारे में हमारे भारतीय लोगों के बारे में क्या कोटेशन देते हैं, इनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम ट्रेड की बात करते हैं, व्यापार की हम बात करते हैं। देखिए व्यापार, देखिएगा मैंने अभी आपको बताया था कि जो व्यापार है मौर्य और गुप्त काल तक तो हमारा व्यापार था वो अनुकूल दिशा में था दोस्तों, यानी कि अनुकूल दिशा में था।
अनुकूल दिशा का मतलब हो गया दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से व्यापार होता था, ठीक है। तो उससे बहुत ही मतलब हमारे यहाँ से जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती उसकी डिमांड विदेशों में थी, ठीक है। तो देखिएगा, अब व्यापार की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो यूनान के अंदर जो ढाका की जो मलमल है, यूनान के अंदर, यूनान आपको पता है कि आपका इंडिया के उत्तर और पूर्वी दिशा में, चाइना के साइड में ये यूनान है। तो यूनान में आपको पता है कि जो ढाका की जो मलमल है दोस्तों, ढाका की मलमल आपको वैसे पता है कि विश्व प्रसिद्ध थी, ठीक है। तो ढाका की मलमल को वो गंगेतिका क्या बोलते थे, गंगेतिका के नाम से वो बिकती थी। गंगेतिका के नाम से ही यूनान के अंदर ढाका की मलमल दोस्तों उसकी बिक्री होती थी, ठीक है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि जो मिस्र में है ना, मिस्र में मम्मीज को भारतीय मलमल में लपेट कर रखा जाता था। तो जो मम्मी होती थी दोस्तों, मम्मी, ठीक है भाई, मम्मी होती थी, जैसे कोई जो शव है ना, शव को अनादिकाल तक उसको अगर नष्ट नहीं करने के लिए दोस्तों वो एक अपने भारत की जो मलमल थी उसमें लपेट कर उसको ताबूत में रखा जाता था। तो दोस्तों ये मिस्र की सभ्यता में कहा जाता है कि व्यक्ति की जो प्राण बॉडी से निकल जाते हैं, तो जब ईश्वर से उसकी दोबारा से मुलाकात होती है तो वो प्राण है वो पवित्र होकर वापस उस बॉडी में समा जाते हैं और मनुष्य का पुनर्जन्म हो जाता है। तो ये वहाँ की थिंकिंग थी दोस्तों। तो जो मम्मी होती थी दोस्तों, मम्मी को जैसे मान लेते हैं कि ये कोई इंसान था, और इस इंसान को दोस्तों इस जो ढाका की जो मलमल थी उसमें लपेट कर ताबूत के अंदर उसको उसमें बंद करके और एक पिरामिड नुमा आकृति के रूप में उसको रख दिया जाता था। तो आपको पता है कि गीजा के पिरामिड है वो बड़े फेमस है। तो ये इसकी धारणा थी। तो मम्मी को किस में रखा जाता था, अपनी जो भारतीय जो मलमल है उसमें लपेट कर उसको रखा जाता था। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जैसे यूनान के अंदर जो ढाका की मलमल है गंगेतिका के नाम से वो बिकती थी, और जो मिस्र में जो ममीज होती थी दोस्तों उनको हमारे भारतीय मलमल में लपेट कर उसको इसे ताबूत में रखा जाता था, ठीक है। तो देखिएगा, इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। देखो, ये देखो, मिस्र में मम्मीज को भारतीय मलमल में लपेट कर रखा जाता था, जो इस बात का सबूत था कि प्राचीन काल में मिस्र भारत से क्या करता, कपड़े का आयात करता था दोस्तों। तो इसीलिए मतलब भारतीय अवशेष यानी कि जो व्यापार के अवशेष मिस्र में मिले हैं और मिस्र के अवशेष भारत में मिले हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि प्राचीन काल से हम मिस्र के साथ भी ट्रेड करते थे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो पहली सदी के अंदर दोस्तों जो प्लिनी नामक एक लेखक था, उसने शिकायत की थी कि भारतीय सामग्री के प्रयोग के कारण जो रोमन साम्राज्य में जो गोल्ड था दोस्तों, उस गोल्ड का बाहर की ओर खींचता चला जा रहा है। तो इसने प्लिनी ने ऐसा बोला था कि जो 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 भारतीय सामग्री के प्रयोग के कारण हम कह सकते हैं कि हम क्या करते थे, हमारे भारत में जो मसाले होते थे, मसालों का व्यापार हम यूनान है, रोमन है, वहाँ पे करते थे, और वहाँ से हम दोस्तों गोल्ड प्राप्त करते थे। और इसीलिए कहा जाता है कि हम इसलिए कहा जाता है कि हमारा भारत है एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। तो ये गोल्ड हम कहाँ से लेते थे, रोमन साम्राज्य से हम करते थे, ट्रेड करते थे मसालों का। इसीलिए प्लिनी कहते हैं कि शिकायत करते हैं कि भारतीय सामग्री के प्रयोग के कारण जो रोमन में जितना भी गोल्ड है रोमन साम्राज्य में, ये बाहर की ओर धीरे धीरे खिंचता जा रहा है। तो ये बात बताते हैं कौन, ये बताते हैं प्लिनी बताते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्यापारिक काल यानी कि प्राचीन काल में जो व्यापार है वो कैसे होता था। देखिएगा, व्यापार करने के दो तरीके होते थे दोस्तों। एक तो होता था विदेशी व्यापार, एक होता था देशी व्यापार। देशी व्यापार आपको पता होना चाहिए कि देश की सीमाओं के अंदर भीतर ही व्यापार होता था, उसको देशी व्यापार कहा जाता था। और विदेशी व्यापार होता था, विदेश यानी कि अपने सीमाओं को लांघकर किसी दूसरे देश से व्यापार करना होता था, उसको हम विदेशी व्यापार कहते हैं। तो देखिएगा, इसको भी फिर से देख लीजिएगा। देशी व्यापार, देश की सीमाओं के भीतर व्यापार करना। विदेशी व्यापार, एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार होता है, वो व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। लेकिन अब व्यापार विदेशी व्यापार हो गया, तो देशी व्यापार विदेशी व्यापार हो गया, तो व्यापारिक जो पथ होते थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि जो मार्ग होते, किस मार्ग से व्यापार किया जाता था, ठीक है। तो देखिएगा, दो प्रकार के मार्ग थे, जिसको हम एक को तो हम कहते हैं उत्तरापथ और एक को हम कहते हैं दक्षिणापथ। देखिए, उत्तरापथ और दक्षिणापथ ये
कब से कहाँ से इसको उल्लेख मिलता है हमें? एक तो हमारी महाभारत, ये जो महाकाव्य है महाभारत, बौद्ध जैन ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारत के अंदर जो व्यापार होता था देशी और विदेशी, वो उत्तरापथ और दक्षिणापथ से व्यापार होता था। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जो उत्तरापथ और दक्षिणापथ है, व्यापार करने का जो रूट था दोस्तों, वो रूट कौन सा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद आप रखिएगा। देखिएगा, अगर मैं आपको रूट बता दूं जो उत्तरापथ का, देखिए ताम्रलिप्ति, आपको पता है कि वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के पास में एक ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह है। ये बहुत ही प्राचीन बंदरगाह दोस्तों, यानी कि यहाँ से व्यापार होता था उत्तरापथ से। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह पश्चिमी बंगाल में, उसके पश्चिम से व्यापारिक मार्ग था जिसको उत्तरापथ कहते हैं। ये मार्ग दोस्तों ताम्रलिप्ति से पाटलिपुत्र जाता था, फिर वैशाली जाता था, फिर कुशीनगर जाता था, श्रावस्ती, हस्तिनापुर जो आपको उत्तर प्रदेश में, यहाँ से पंजाब, दिल्ली, कश्मीर, तक्षशिला आपको पंजाब के अंदर है, पुष्प कलावत यानी कि पेशावर है, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक ये व्यापारिक मार्ग था और इसी को हम उत्तरापथ कहा गया है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस रूट को आप याद रखिएगा। यानी कि यह रूट था, यानी कि हमारे पूर्व से लेकर, यानी कि पूर्व में से लेकर पश्चिम की ओर ये व्यापारिक मार्ग था जिसको उत्तरापथ के नाम से हम जानते हैं। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। देखिएगा, उत्तरापथ व्यापारिक जो मार्ग था, ये ताम्रलिप्ति से पश्चिमी बंगाल से स्टार्ट होता था। ये पाटलिपुत्र से वैशाली, वैशाली से कुशीनगर श्रावस्ती, हस्तिनापुर, पंजाब, दिल्ली, कश्मीर, कश्मीर की जो घाटी है तक्षशिला पंजाब है, पुष्प कलावती है आपको पता है पेशावर पाकिस्तान में है, और अफगानिस्तान तक ये क्या करता था, ये व्यापारिक मार्ग था जिसको उत्तरापथ के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों इनको आप याद रखिएगा। ओके, अब थोड़ा सा हम दक्षिणापथ की बात कर लेते हैं कि दक्षिणापथ का रूट कैसे था। दोस्तों दक्षिणापथ का रूट जो दो भागों में डिवाइड था, ठीक है, कैसे? एक दिशा थी दोस्तों गोदावरी, यानी कि महाराष्ट्र से पैठन, पैठन से क्या होता था बिहार तक। दूसरा इसका रूट था पैठन, मध्य प्रदेश, भिलसा, कौशल, साकेत, श्रावस्ती, सोनतानिया और कपिल वस्तु, पावापुरी, और एक था आपका भोगगारा और वैशाली और राजगिरी। ये आपका दक्षिणापथ था, इसका ये रूट था दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये रूट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे अब बात। प्राचीन भारत में विदेशी व्यापार की बात करें तो प्राचीन भारत में हम व्यापार किन किन देशों से हम करते थे। देखिए बेबीलोन, मिस्र, जावा, सुमात्रा, रोम आदि से हम व्यापार करते थे। अब कुछ फैक्ट का देख लेते हैं। मध्य भारत में जंगलों से जहाज बनाने के लिए लकड़ी का निर्यात किया जाता था, ठीक है, यानी कि जहाज बनाने की लकड़ी का निर्यात हम करते थे। खेतड़ी, यानी कि आपको पता है राजस्थान जो झुंझुनू है, यहाँ से खादानों में तांबा भेजा जाता था। मेवाड़ से सीसा जस्ता, जिसको हम आपको पता है उदयपुर के अंदर जावर की खान है, सीसा जस्ता की बड़ी फेमस खान है दोस्तों। तो ये सीसा जस्ता भी व्यापार किया जाता है। इसके साथ साथ ही दोस्तों हम हीरे जवाहरात, रेशम के कपड़े व अन्य जवाहरात रोम भेजे जाते थे। और काली मिर्च का तो आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों, काली मिर्च का तो डिमांड दोस्तों, जो आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड थी दोस्तों। तो काली मिर्च की जो यूरोप में बहुत मांग थी और वहाँ पे उसका व्यापार करते थे। फारस की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित नगर, यानी कि तांबा, चंदन और सागवान खरीद लेते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, ये व्यापार हम करते थे। इसके साथ हम बात करते हैं प्राचीन विदेशी व्यापारिक मार्ग की। अगर बात करें तो देखिएगा, इथोपिया, आपको पता होना चाहिए कि इथोपिया कहाँ पे है, अफ्रीका में है। इथोपिया से हाथी दांत और सोने भारत आता था, यानी कि इथोपिया से हम हाथी दांत और सोना हम वहाँ से लेते थे, यानी कि आयात करते थे। बाहर से हमारे देश से आयात होने वाली जो सूची में सबसे ज़्यादा घोड़े प्रमुख थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे अरबी घोड़े हैं वो हम वहाँ से अरब से खरीदते थे, यानी कि बाहर से हमारे देश में आयात होता था कि इनका घोड़ों का होता था। इसके साथ ही दोस्तों जो जो हमारी भारत की जो प्राचीन जो व्यापारिक जो बस्ती हैं वो हम दूसरे देशों में बसने लग गई थी। जैसे सुवर्ण द्वीप है, कंबोज है, यहाँ पर भारतीय बस्तियाँ बसने लगी। इसके साथ ही प्राचीन भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के रेशमी व सूती उत्पादों का भी दबदबा रहा दोस्तों। और गुजरात की तट पर स्थित आपको पता है बंदरगाह है सूरत बंदरगाह के जरिए भारत
खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ता हुआ था। यानी कि हमारा सूरत बंदरगाह है ना, वो भारत की खाड़ी और लाल सागर जो रेड सी है वहाँ के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमने आज हमारे 21वां जो लेसन है उसको हम कवर किया। अब थोड़ा सा कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो अभी मैंने आपको पिछले जो शुरुआती में आपको बता दिया था कि कौन से राइटर कौन कौन से राइटर ने हमारे भारत के व्यापार के संदर्भ में आप कोटेशन दिए थे, जिसमें आपको पता है वो लेकर है 1889 में बताते हैं कि भारतीय किसान औसत अंग्रेज किसान की तरह अच्छा है और कुछ मायने में तो उनसे भी श्रेष्ठ है। इसके साथ ही दोस्तों जो भारतीय औद्योगिक आयोग है जिसकी रिपोर्ट 1916 में आई थी, वो रिपोर्ट क्या थी, जिस समय पश्चिमी यूरोप में असभ्य जातियां निवास करती थी, भारत अपने शासकों के वैभव तथा शिल्पकारों की उच्च कोटि की कला के लिए बिल्कुल क्या थी, विख्यात थी। तो ये हमारा भारतीय भारतीय औद्योगिक आयोग ने ये रिपोर्ट दी 1916 में। साथ ही दोस्तों प्लिनी भी आपको आपको पता है कि प्लिनी कहते हैं कि भारतीय सामग्री के प्रयोग से कारण रोमन साम्राज्य से सोना बाहर की ओर क्या जा रहा है। तो ये समस्या जताता है कौन, ये प्लिनी बताता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। तो आज हमने बात कर ली जो 21वां जो चैप्टर है, और 21वां चैप्टर का जो हमारे भारत का जो प्राचीन भारत की जो अर्थव्यवस्था उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। कल हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति की विरासत उसके बारे में चर्चा करेंगे, और ये हमारा 22वां लेसन होगा। तो फ्रेंड जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।